हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारी आज की वीडियो हमारे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का ही कंटिन्यूएशन वीडियो है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं विद अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड्स, जो कि हैं दी फॉस्फोलिपिड्स। तो एज द नेम सजेस्ट, ये कुछ ऐसे लिपिड्स होंगे जिनमें आपको अटैचमेंट नजर आता है ऑफ फॉस्फोरस और आइदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें आपको आइदर फॉस्फेट का डायरेक्ट अटैचमेंट देखने को मिलता है और वो अटैच होते हैं टू द लिपिड मॉलिक्यूल्स, सो वो फॉर्म करेंगे दी फॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो बेसिकली अगर मैंने आपको याद हो मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो, जहां पर मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, आई हैव टॉट यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। तो इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलते हैं दी फॉस्फोलिपिड्स। तो यहां पर अगर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बायलेयर वाला स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो यहां पर ये जो दो आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, दे आर नथिंग एल्स बट दी फॉस्फोलिपिड्स। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे, दे आर लेसिथिन। सो लेसिथिन, जिसको कि हम फॉस्फेटाडाइल कोलिन भी बुलाते हैं, दे आर the examples of this type of lipids which are the phospholipids। तो phospholipids जो आपको बेसिकली लेसिथिन देखने को मिलता है, as the name suggests, जो लेसिथल वर्ड है वो रिलेट करता है टू द एग योक। तो ये आपको एग योक में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको आपके ब्रेन में और साथ ही साथ आपको लंग एल्वियोलाई में भी देखने को मिलते हैं। तो लंग एल्वियोलाई जो कि आपके एयर सैक्स हैं, वहां पर आपको ये सर्फेक्टेंट की फॉर्म में नजर आता है, यानी कि ये सरफेस टेंशन को बढ़ाता है ऑफ दीज एल्वियोलाई और इनको कोलैप्स होने से बचाता है। सो आई होप ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी फॉस्फोलिपिड्स आर वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों, बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दी बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड दी पॉलीसैकेराइड्स और दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो पॉलीसैकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें हम सैकेराइड भी बुलाते हैं बिकॉज इनका वर्ड सैकेराइड आता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकरीन, और सैकरीन का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट मीन्स स्वीट। तो ये इनके जो टेस्ट है उसको उसके नेचर को डिटर्मिन कर रहा है कि ये स्वीट होते हैं इन दर टेस्ट। ओके, सो यहां पर आप देखेंगे नाम है इनका पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब ये मेनी सैकेराइड यूनिट्स जो कि बेसिकली सिंपल शुगर्स होंगी, उनकी लॉन्ग चेन से मिलकर बनता है। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ सिंपल शुगर्स, और वो जो सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल है जो ज्वाइन करते हुए इन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स को बनाएगा, दे आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स, जो कि इनके मोनोमर्स हैं। तो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, एक पॉलीमर है, और जो उनका सिंगल यूनिट जो मोनोमर होगा दैट इज दी मोनोसैकेराइड्स। तो देखिए आपको अगर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ऑफ अ पॉलीसैकेराइड, तो देखिए कितने सारे ग्रीन रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं टू फॉर्म इट स्ट्रक्चर, एंड ये जो सिंगल यूनिट है इनका, दे आर कॉल्ड दी मोनोसैकेराइड्स और दी सिंपल शुगर्स। ओके, और केमिकली अगर किसी शुगर को मुझे डिफाइन करना है तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन तो आप जानते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप्स, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब होता है यहाँ पर मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो बेस्ट एग्जांपल अगर आपने किसी शुगर का पढ़ा है दैट इज ऑफ ग्लूकोज, जिसका की फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। तो अगर मैं आपको एक ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करूं तो देखिए आपको 6 कार्बन नजर आएंगे। ओके, तो ये 6 कार्बन यहां पर अटैच्ड है। तो आप देखेंगे यहां पर ये जो कार्बन है उस पे प्रेजेंट होगा एक एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, और यहां पर लास्ट में आपको CH2OH नजर आ रहा है। ओके, एंड रिमेनिंग जितने 4 कार्बन एटम्स हैं वहां पर भी आपको सेवरल OH ग्रुप्स नजर आएंगे लाइक दिस। ओके, एंड रिमेनिंग वैलेंसीज को अगर आप फुलफिल करें तो आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए। तो देखिए आपको कितने सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं इन दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस ग्लूकोज, इसीलिए दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मींस मेनी, हाइड्रोक्सी मींस दीस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ग्लूकोज के पास प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, एंड इसी का ही एक आइसोमर है दैट इज फ्रक्टोज, वहां आपको देखने को मिलेगा एक कीटोन ग्रुप। तो यानी कि वो एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है या कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम दी पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप्स।
बिकॉज कार्बोनाइल ग्रुप्स ही होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको देखना है तो देखिए आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, यहां पर आपको CH2OH नजर आएगा, यहां पर आपको नजर आएगा द कीटोन ग्रुप, ठीक है, एंड रिमेनिंग आपको ऐसे ही नजर आएंगे। तो ये 4 कार्बन हो गए हैं, 2 कार्बन और, तो देखिए यहां पर CH2OH, ओके, एंड यहां ये OH, ये OH एंड दिस इज OH। सो रिमेनिंग अगर आपको वैलेंसी फुलफिल करनी है तो आप यहां पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ओके। तो आपको नजर आ रहा है कि कैसे फ्रक्टोज में आपको देखने को मिल रही है दी कीटोन ग्रुप। तो यानी कि आपको वेरियस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप देखने को मिलेंगे किसी भी शुगर में। सो ये इनका केमिकल नेचर है। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है और फर्दर आपको जो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं दे आर मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो पहली कैटेगरी हम बिगिन करने वाले हैं विच इज द मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, मोनो मीन्स सिंगल ना, दैट मीन्स ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड सिंगल यूनिट्स होती हैं ऑफ दी शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ज्वाइन करती जाती हैं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आप किसी शुगर को तोड़ते जाएंगे तो आपको जो सबसे लास्ट में जो यूनिट मिलेगा ऑफ अ सिंपल शुगर दैट विल बी ऑफ द मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2nOn। सो यहां पर n की वैल्यू जो है वो 3 to 7 वेरी कर सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी नंबर है। तो मान लीजिए अगर मैंने यहां पर सपोज एक शुगर ली जिसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सपोज 5, ठीक है, तो C5 और इस जनरल फॉर्मूला में अगर मैंने पुट किया तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 5 10, isn't it? And O will also be 5. तो ये जो C5H10O5 आपको देखने को मिला, ऐसी शुगर would be called the pentose sugar because pent word आता है for 5। तो पेंटोज शुगर जो है वो पोजेस करेगी 5 कार्बन एटम्स, और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो देखने को मिलता है दैट इज ऑफ राइबोज शुगर, ठीक है। तो राइबोज शुगर जो कि आपको यहां इस फिगर में रिप्रेजेंट की जा रही है, तो दिस इज अ राइबोज शुगर, ओके। तो यहां पर आप देखेंगे 5 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ओके, टोटल 5 कार्बन एटम्स। और अगर आप गिनेंगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर भी सेम नजर आएगा, दैट इज हाइड्रोजन विल बी 10 एंड ऑक्सीजन विल बी 5। सिमिलरली अगर मैं यहां पर C की जगह पर 6 सब्स्टिट्यूट कर दूं, ओके, सो 6 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्मूला में डालेंगे तो इट विल बी C12H12O6, राइट। तो C6H12O6 विल बिकम a hexose sugar because carbon atom कितने हुए, 6। तो hex word is for 6, और इसका बेस्ट एग्जांपल would be the glucose। इवन का ग्लूकोज का भी ना आपको एक आइसोमर देखने को मिलता है दैट इज फ्रक्टोज। तो दोनों ही सेम फॉर्मूला पोजेस करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। तो यहां पर भी आपको 6 कार्बन एटम, सी 1 2 3 4 5 एंड 6th, टोटल आपको 6 कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे इन दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। एंड ग्लूकोज रिप्रेजेंट, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको ड्रॉ करके बताया था वो उनका ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। उनका फॉर्मेशन आप अपनी हायर क्लास में, जब आप क्लास 12 की बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, देन यू विल रियलाइज कि वो कैसे फॉर्म होते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, ओके। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना है, ये इनका स्ट्रक्चर वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और सिमिलरली आपको यहां पर फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर गोइंग टू बी द हेक्सोज शुगर्स। एंड सिमिलरली आप n की वैल्यू सपोज 3 रखते हैं तो आपको मिलती है ट्रायोसिस शुगर। अगर आप 4 रखते हैं तो आपको मिलती है टेट्रोसिस। अगर आप 7 रखते हैं तो आपको देखने को मिलती है दी हेप्टोसिस, ओके, जिसका एग्जांपल सीडोहेप्टिलोस है। सो ऑल दीज आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ दी मोनोसैकेराइड्स और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। तो आई होप आपको मोनोसैकेराइड से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन समझ आई है। तो बच्चों अब हम देखते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट इज दी डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स बेसिकली क्या है, ये एज द नेम सजेस्ट, डाई मींस 2 ना, तो ये 2 मोनोसैकेराइड्स की जॉइनिंग से बनती हैं, और वो जो 2 मोनोसैकेराइड जॉइन होते हैं दे आर जॉइंड थ्रू अ बॉन्ड कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी डिहाइड्रेशन बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं माल्टोज को। तो माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है वो बनती है 2 ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थी, इस कार्बन नंबर 1 पे आपको एक OH अटैच नजर आ रहा है, isn't it? और यहां पर ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसके कार्बन नंबर 4 पे अगेन आपको एक OH नजर आ रहा है। तो इन दोनों कार्बन के जो OH हैं उनमें से देखिए क्या होगा,
एक से H और एक से OH जो है वो रिलीज हो जाएगा एज ए वाटर मॉलिक्यूल. सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड फाइनली देखिए आपको एक लिंक नजर आएगा, यानी कि ये सिंगल ऑक्सीजन जो बचा है, दिस सिंगल ऑक्सीजन विल बी फॉर्मिंग अ ब्रिज बिटवीन द कार्बन 1 ऑफ वन मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज एंड द कार्बन 4 ऑफ द अनदर मोनोसैकेराइड द अदर ग्लूकोज. तो इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, तो इस तरीके से आप देखिए दो मोनोसैकेराइड यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हो गए हैं बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फॉर्म कर रहे हैं एक डाइसैकेराइड कॉल्ड दी माल्टोज. तो माल्टोज बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. सो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट कि माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनेगी. ठीक है, सो बोथ आर गोइंग टू बी ग्लूकोज. तो मैं यहां पर इनको सिंपली GL लिख देता हूं. ठीक है, ओके. अनदर एग्जांपल इज ऑफ लैक्टोज. तो लैक्टोज इज ऑल्सो अ डाइसैकेराइड जो कि बनती है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में कंबाइन करेंगे टू फॉर्म दिस sugar which is called the lactose. And thirdly we have sucrose. तो sucrose भी एक डाइसैकेराइड है जो कि बनती है by the combination of glucose and fructose. So I hope all these types of disaccharides और उनके एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर कॉल्ड द ओलिगोसैकेराइड्स. तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली स्मॉल चेन्स ऑफ सैकेराइड यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी जिनमें आपको जो मोनोसैकेराइड जो ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं उनका नंबर नजर आएगा फ्रॉम 3 to 10. तो 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो उस चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम बुलाएंगे ओलिगोसैकेराइड्स. ओके, तो एग्जांपल के तौर पे यू कैन हैव ऑफ द रैफिनोज व्हिच इज द सिंपलेस्ट ओलिगोसैकेराइड जो कि 3 मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बनती है. सो रैफिनोज जो है वो 3 मोनोसैकेराइड जो कि है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इन 3 मोनोसैकेराइड्स की जॉइनिंग से जो ओलिगोसैकेराइड देखने को मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड दी रैफिनोज. ओके, और इवन जो लार्जर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो कि 8, 9, 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से भी मिलकर बनती हैं, वो आपको अक्सर अटैच करती हुई नजर आती हैं टू द लिपिड्स एज वेल एज द प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली. तो देखिए मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको फॉस्फोलिपिड्स नजर आ रहे हैं. ये तो इन लिपिड से अटैच्ड अगर आपको एक कार्बोहाइड्रेट की चेन नजर आ रही है तो देखिए वी कॉल इट ग्लाइकोलिपिड्स. ओके, बिकॉज ये जो शुगर रेसिड्यू है ये अटैच हो रहा है टू द लिपिड मॉलिक्यूल, हेंस ये फॉर्म करेंगे दी ग्लाइको लिपिड्स. और अक्सर ही क्या होता है, कुछ शुगर रेसिड्यूज जो हैं वो अटैच हो जाते हैं टू द प्रोटीन पार्ट. तो दिस इज द प्रोटीन पार्ट. तो अगर प्रोटीन से अटैच करते हैं कोई शुगर रेसिड्यू तो वी कॉल देम द ग्लाइको प्रोटीन. ओके, आई होप आप सभी को याद होगा ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन को हम कहते थे ग्लाइकोसाइलेशन और लिपिड यानी कि ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन को हम कहते थे ग्लाइकोसाइडेशन. सो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है, रिलेट भी करते रहना है एवरी टाइम यू रिवाइज दीज थिंग्स. सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग ओलिगोसैकेराइड भी आपको समझ आया है. तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं अवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर कॉल्ड द पॉलीसैकेराइड्स. तो पॉलीसैकेराइड्स भाई क्या है? तो एज द नेम सजेस्ट पॉली मींस मेनी एंड सैकेराइड मींस देयर आर गोइंग टू बी मेनी शुगर मॉलिक्यूल, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जिन्हें हम बुलाते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो कि आपस में ज्वाइन करेंगे टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ दी sugars. Okay, so they are going to be long polymers of monosaccharides. ठीक है, और अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूजुअली बहुत सारी चेन्स नजर आ रही हैं ऑफ द रिपीटिंग मोनोसैकेराइड्स. ओके, सो ये आपको यूजुअली ब्रांच भी नजर आ सकते हैं और अनब्रांच्ड भी. तो देखिए यहाँ पर आपको एक ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड नजर आ रहा है, इसकी ब्रांच प्रेजेंट है. तो अनब्रांच्ड का बेस्ट एग्जाम्पल तो मैं आपको दे सकता हूँ दैट इज सेल्यूलोज, जो कि फॉर्म करता है दी सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, इजंट इट? एंड साथ ही साथ ये आपको जो आपका पेपर बनाने के लिए जो पल्प यूज होता है प्लांट का, उसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है. तो पेपर पल्प भी सेल्यूलोज से ही कंपोज होता है.
ठीक है। वही अगर हम बात करें ब्रांच्ड की, तो ब्रांच्ड के एग्जांपल्स होते हैं दी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट है। तो एनिमल्स का केस जब भी हम लेते हैं तो आपको पता ही है, वहां पर जो शुगर स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एंड साथ ही साथ प्लांट्स के केस में वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होगी स्टार्च। सो बोथ आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बताना है दैट इज जो राइट एंड होता है ऑफ द पॉलीसैकेराइड चेन। तो अगर आप इस पॉलीसैकेराइड चेन को देख सकते हैं तो इसका ये लेफ्ट एंड है और ये इसका राइट एंड है। ओके, तो ये जो राइट एंड है उसे हम बुलाते हैं द रिड्यूसिंग एंड। ओके, और ये जो लेफ्ट एंड है इसे हम बुलाते हैं दी नॉन रिड्यूसिंग एंड। ऐसा क्यों भाई? तो देखिए, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। सो एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, सो ये एनोमेरिक कार्बन क्या है? आपकी शुगर मॉलिक्यूल, आप जानते हैं एक सिंपल, अगर एक सिंगल शुगर की मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख रहे हो ये वाला जो एक कार्बन है, ओके, तो ये वाला जो एक कार्बन है, इस कार्बन की डायरेक्ट अटैचमेंट दिख रही है विद दी रिंग ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो कि रिंग के अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट है। ओके, एंड साथ ही साथ इसकी अटैचमेंट देखिए, इस कार्बन की अटैचमेंट अगर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रेजेंट है जो कि किसी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर रहा है, isn't it? तो ऐसा वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है ऑन द एनोमेरिक कार्बन, वो फ्री है टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस, तो वो और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस कर सकता है। ओके, एंड सेल्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, एंड दैट इज वाई ऐसा एंड जिसमें कि ये एनोमेरिक कार्बन फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रोसेस करता है which can reduce the other substance would be called the reducing end, क्योंकि यहां पर ये एंड पे आपको वो रिड्यूसिंग वाला ग्रुप प्रेजेंट नजर आ रहा है। वाइल अगर हम बात करें इस एंड की, तो यहां पर देखिए ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन है, दिस एनोमेरिक कार्बन जो कि इस ऑक्सीजन से अटैच था, उसके पास उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री नहीं है, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी यूज्ड अप है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के चक्कर में उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यूज्ड अप है, इसीलिए वो किसी भी आने वाले केमिकल को रिड्यूस नहीं कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। तो इसलिए जो लेफ्ट मोस्ट आपकी मोनोसैकेराइड यूनिट देखने को मिलेगी इन द पॉलीसैकेराइड चेन वुड बी अ नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड और दी नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो राइट एंड है जिसमें कि OH ग्रुप फ्री आपको नजर आएगा ऑन दी एनोमेरिक कार्बन, वो रिप्रेजेंट करेगा द रिड्यूसिंग एंड ऑफ दी पॉलीसैकेराइड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम राइट एंड को बुलाते हैं द रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट को बुलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। एंड रिमेंबर, R फॉर राइट, R फॉर रिड्यूसिंग, है ना, और रिमेनिंग आपको पता ही है लेफ्ट साइड पे आपको नॉन रिड्यूसिंग देखने को मिलेगा। तो बच्चों, जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो बेसिकली हो सकता है कि वो होमोपॉलीमर्स हो या हेट्रोपॉलीमर्स हो। तो होमो मींस होता है सेम, एंड पॉलीमर्स आप जानते हैं ना, सेम मेनी पार्ट से मिलके बनी हो। दैट मींस वो पॉलीसैकेराइड जिनके पार्ट जो है वो मेनी तो हो बट वो सेम हो, दे आर गोइंग टू बी होमोपॉलीमर्स। तो उनके जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगे दे आर ओनली ऑफ वन टाइप। तो ऐसे एग्जांपल्स में आपको कौन कौन से होमोपॉलीमर्स या होमोपॉलीसैकेराइड देखने को मिलेंगे? तो बेस्ट वन वुड बी ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो पॉलीमर होता है ऑफ ग्लूकोज, और उन्हीं के वेरिएंट्स होते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। बस फर्क क्या है कि सेल्यूलोज जो है वो एक अनब्रांच चेन है, वाइल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच चेन है, वो भी ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर बनते हैं। तो इनके मोनोसैकेराइड यूनिट्स क्या हुए? ग्लूकोज। वाइल अगर हम बात करें इन्यूलिन की, तो इन्यूलिन जो है वो एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जिसका कि मोनोमर है फ्रक्टोज, यानी कि बहुत सारे फ्रक्टोज जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड दी inulin. So inulin is a polysaccharide. I'm not talking about insulin. Insulin was a it was a hormone जो कि प्रोटीनेशियस है। So remember, insulin जो है वो एक प्रोटीन हुआ, और inulin हो गया एक पॉलीसैकेराइड। And lastly we have chitin. So chitin जो है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। ओके, so ये है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड जो कि बनती है ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन।
सो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन से मिलकर बनती है काइटिन। और काइटिन की क्या सिग्निफिकेंस है वो आप सभी जानते हैं, ये फंजाई की सेल वॉल फॉर्म करती है और साथ ही साथ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करती है। तो हमने कॉकरोच भी पढ़ रखा है, राइट? तो आपको याद है उनका जो एक्सोस्केलेटन था वो काइटिनस प्लेट से मिलकर बनता था। सो ऑब्वियसली काइटिन इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू टू रिमेंबर। सो काइटिन बनता है, पहली चीज तो याद रखिएगा ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ठीक है? क्योंकि यहां पर आपको कुछ वेरियस डिफरेंट यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे, लाइक यू विल फाइंड नाइट्रोजन आल्सो इनसाइड दिस शुगर, ठीक है? ओके, देन अगर हम बात करते हैं द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ऑफ हेट्रोपॉलीमर्स, तो यानी कि ऐसी पॉलीसैकेराइड जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सिंपल शुगर से मिलकर बनी हो। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स। बेस्ट एग्जांपल्स हियर वुड बी हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ठीक है? तो सेल्यूलोज जो कि कंपोनेंट है ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट, वो एक होमोपॉलीसैकेराइड है, यानी कि होमोपॉलीमर है ऑफ ग्लूकोज, वाइल जो हेमियोसेल्यूलोज और पेक्टिन है जो कि अगेन पार्ट होते हैं ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, वो बट हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर दे आर हेट्रोपॉलीमर्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग द स्टार्च दैट आई वांट टू टेल यू, ये जो स्टार्च है आपको पता है ना, स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है इन केस ऑफ द प्लांट, और स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड आयोडीन टेस्ट। तो स्टार्च के पास ऐसा क्या स्ट्रक्चर में पेक्यूलियरिटी है जिसकी वजह से वो इस आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म कर सकती है। तो व्हाट हैपेंस नॉर्मली इज, जो स्टार्च है ना वो अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल फॉर्म करता है। तो अगर आप देखोगे ये आपको स्टार्च नजर आ रहा है, सो ये जो स्टार्च है इसका ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च इज हेलिकल, मतलब वो एक हेलिक्स यानी कि स्पाइरल के फॉर्म में आपको नजर आता है, और इस स्पाइरल के जो बीच में स्पेसेस एम्प्टी होती हैं उन हेलिक्स में जाके आयोडीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। ओके, सो ये एंट्रैपमेंट की वजह से जब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च से इंटरैक्ट करते हैं तो आपको नजर आता है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है? तो ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द गिवन सैंपल, ठीक है? और अगर कोई पूछे कि स्टार्च ही ऐसा स्ट्रक्चर क्यों शो करता है, व्हाई नॉट सेल्यूलोज, बिकॉज सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर ऐसा हेलिकल नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट परफॉर्म और दे डू नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू द आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट क्यों परफॉर्म कर पाता है स्टार्च, बिकॉज उनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज हेलिकल, जिनके हेलिक्स में एंट्रैप हो जाते हैं दीज आयोडीन मॉलिक्यूल्स, और उनके इंटरैक्शन से एक कलर आपको विजिबल होता है दैट इज द ब्लू ब्लैक कलर। सो आई होप इसके साथ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स पे, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड्स। तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज गोइंग टू बी हायर, और ये इसीलिए आपको देखने को मिलते हैं इन द एसिड इनसॉल्युबल पूल। और खासियत क्या बताई थी मैंने मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, दैट दे ऑल आर पॉलीमेरिक, यानी कि वो कुछ रिपीटेड स्ट्रक्चर्स की जॉइनिंग से फॉर्म होते हैं। सो दैट इज व्हाई न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो पॉलीमर्स होते हैं ऑफ द रिपीटेड यूनिट्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइन होते हैं, दे जॉइन टुगेदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है? तो बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स। तो टू मेजर टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं आपके डीएनए एंड आरएनए। सो डीएनए इसका फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो रिपीटेड स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की भी फर्दर कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो न्यूक्लियोटाइड बनता है तीन मेजर कंपोनेंट से। सो कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक 5 कार्बन शुगर, दैट मींस देयर विल बी अ पेंटोज शुगर। तो पहला कंपोनेंट होगा एक पेंटोज शुगर, ठीक है? और यहां पर आप इस फिगर में देख भी सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को। तो यहां पर ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पेंटोज शुगर। ओके, अब इस पेंटोज शुगर से अटैच्ड आपको देखने को मिलता है एक नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो सेकंड कंपोनेंट क्या हुआ? द नाइट्रोजनस बेस। एंड द थर्ड कंपोनेंट जो आपको इसी पेंटोज शुगर से अटैच नजर आएगा दैट विल बी अ
phosphate group. So the third component is going to be the phosphate group. I hope इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आई है। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इन डिटेल ईच स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको देखने को मिलता है ना न्यूक्लियोटाइड, दैट वाज अ पेंटोज शुगर, राइट। तो पेंटोज शुगर बेसिकली आपको नाम बता रहा है दैट ये शुगर में आपको देखने को मिलेंगे 5 कार्बन्स, ओके, दैट इज व्हाई ये पेंटोज शुगर है। मैंने आपको बताया भी था जब मैं मोनोसैकेराइड्स को डील कर रहा था कि वहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो 3 to 7 वेरी कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन कौन से नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वी यूज्ड टू नेम द क्लासेस ऑफ दीज शुगर्स सेपरेटली। तो जिनके पास 5 कार्बन शुगर होती थी वी यूज्ड टू कॉल देम पेंटोज शुगर्स, राइट। तो देखिए पेंटोज शुगर आपको 2 टाइप की देखने को मिलती है इन दी न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहली जो है दैट इज कॉल्ड द राइबोज शुगर एंड द अदर वन इज कॉल्ड 2-deoxyराइबोज शुगर, ठीक है। तो देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां आता है मैं वो आपको बता देता हूं। तो देखिए आपको 5 कार्बन शुगर देखने को मिल रही है, दैट आर गोइंग टू बी 1 2 3 4 एंड 5th कार्बन हो गया। 5 कार्बन है और ये एक आपको रिंग के फॉर्म में नजर आ रही है ये शुगर, जिसमें कि ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है बिकॉज यहां पर सिर्फ कार्बन अटैच नहीं है इस रिंग में, देयर इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन। बट आपको बस डिफरेंस कहां याद रखना है, द डिफरेंस विल कम ऑन दी सेकेंड कार्बन। तो राइबोज और 2-deoxyराइबोज शुगर में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कार्बन में है। तो देखिए यहां पर सेकेंड कार्बन पे ये आपको सेकेंड कार्बन नजर आ रहा है, ओके, दिस इज कॉल्ड 2' कार्बन, ठीक है। तो 2' को हम ऐसे लिखते हैं। तो 2' कार्बन पे राइबोज शुगर में आपको देखने को मिल रहा है OH ग्रुप, ओके, दैट मींस यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है अलोंग विथ हाइड्रोजन, दैट मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है ऑन दी सेकेंड कार्बन। तो यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए दिस इज सिंपली द राइबोज शुगर। वाइल अगर हम देखते हैं 2-deoxyराइबोज शुगर को, तो देखिए उस सेकेंड कार्बन पे जो कि 2' कार्बन है उधर पर देखिए ऑक्सीजन का हो गया है रिमूवल, ओके, एंड यहां पर सिर्फ बचा रह गया हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई ये जो 2' कार्बन है इस पे आपको सिर्फ हाइड्रोजन नजर आ रहा है, दैट मींस ऑक्सीजन हैज बीन रिमूव्ड, इसीलिए वी कॉल इट 2'-deoxyराइबोज बिकॉज D मींस टू रिमूव, ओके, इसलिए ऑक्सीजन का सिंस रिमूवल हो गया है इसीलिए वी कॉल इट 2'-deoxyराइबोज शुगर। आई होप इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डिफरेंस कहां आ रहा है दोनों कार्बन एटम्स में वो आपको दिख गया है। तो कैसे हम राइबोज को डीऑक्सीराइबोज से सेपरेट करते हैं वो आपको समझ आ गया। और सिंस ये दोनों शुगर डिफर कर रही हैं तो जिस भी न्यूक्लिक एसिड का ये पार्ट बनेंगी उनका नाम अलग हो जाएगा। तो देखिए जिस न्यूक्लिक एसिड में आपको राइबोज शुगर देखने को मिलती है तो शुगर जहां पर सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो फॉर्म करता है जो न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड द राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज RNA, ओके। और जो न्यूक्लिक एसिड बनता है फ्रॉम दी 2-deoxyराइबोज शुगर उस न्यूक्लिक एसिड को हम बुलाते हैं DNA, ओके, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डिफरेंस समझ में आ गया दोनों न्यूक्लिक एसिड की शुगर कॉम्पोजिशन में। आई होप दैट इज क्लियर। तो आइए बच्चों अब हम बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस। तो एज द नेम सजेस्ट ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होने वाले हैं जिनमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम ब्रॉडली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दे आर प्यूरीन्स एंड द अदर वंस आर द पायरिमिडीन्स, ओके। तो वी आर बिगिनिंग विद द प्यूरीन्स फर्स्ट। तो प्यूरीन्स बेसिकली क्या है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको 9 मेंबर्ड रिंग्स नजर आएंगी, ओके। तो दे आर 9 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। सो हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब होता है, यानी कि आपको जो 9 मेंबर्स देखने को मिलेंगे इस रिंग को फॉर्म करते हुए वो डिफरेंट होंगे। दैट मींस वहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे उस रिंग में, कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जो कि अदर देन कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं एक प्यूरिन का जनरल स्केलेटल फॉर्मूला बना के दिखाऊं तो उसको याद करने का देखिए बेस्ट तरीका क्या है, आपको सिंपली लर्न करना है एक सीक्वेंस दैट इज CCCNCN, ओके। तो देखिए कैसे याद करेंगे हम इसको, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर। तो CCCNCN, ओके। सो CCCNCN आपने याद कर लिया और अभी तो आपको देख रहे होंगे 6 मेंबर सिर्फ, अभी हम रिमेनिंग 3 मेंबर्स को भी ऐड करेंगे। तो देखिए हम यहां से बिगिन किया था ना CCCNCN पे, तो देखिए हम यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। वी विल बिगिन अगेन CCCNCN।
अब देखिए टोटल 9 मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं इस रिंग में, ठीक है। अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो आपको रिंग देखने को मिल रही है द 6 कार्बन रिंग, ठीक है, इस वाले पोर्शन में इस कार्बन पे यानी कि दिस पर्टिकुलर कार्बन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्यूरिन आपको फर्दर मिलेगा। तो अगर इस कार्बन पे आपको देखने को मिलता है अमाइनो ग्रुप, दैट मींस दिस अमाइन ग्रुप, ठीक है, तो इस टाइप के प्यूरिन को वी कॉल एज एडेनिन, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अब आप इस ग्रुप को अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहां पर, तो आपको पता ही है कार्बन की और नाइट्रोजन की वैलेंसीज को ही तो आपको फुलफिल करना होगा, राइट। तो अब बस आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, राइट, क्योंकि कोवैलेंसी हम बात कर रहे हैं कितने वो बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। तो अगर आप बात की जितनी भी वैलेंसीज हैं उनको फुलफिल कर लेते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द अमाइनो ग्रुप ओवर हियर, तो आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि ऐसा होगा। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। तो बस हमको याद रखना है कि डिफरेंस आ कहां रहा है। सो यहां पर इस कार्बन पे सिंस अमाइनो ग्रुप का प्रेजेंस है, वी कॉल इट दी एडेनिन। और मान लीजिए अगर इस जगह पर यानी कि इस कार्बन पे प्रेजेंट होता दी कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि आपको C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड देखने को मिलता है यहां इस कार्बन पे, और यहां पर आपको देखने को मिलता है यानी कि ये वाले कार्बन पे। नाउ देखिए इस वाले कार्बन पे भी हमको सिग्निफिकेंस देनी है इन द केस ऑफ सेकंड टाइप ऑफ प्यूरिन, और यहां पर आपको ये अमाइनो ग्रुप नजर आता है। तो जो ओरिजिनल अमाइनो ग्रुप आपको एडेनिन में इस कार्बन पर नजर आ रहा था, अब वो शिफ्ट होकर यहां आ गया है और यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट मीन देखिए आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिल रहा है यहां पर, और इस पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है द अमाइनो ग्रुप। तो इस टाइप के प्यूरिन को हम बुलाते हैं ग्वानिन, ठीक है। तो ग्वानिन में डिफरेंस समझ में आ गया कि एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है कहां, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज ऑफ द पायरिमिडीन्स। तो पायरिमिडीन्स भी अब यहां पर आपको याद रखना है कि पायरिमिडीन्स के केस में यू विल फाइंड 6 मेंबर्ड रिंग। सो देयर आर 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, सेम लाइक दैट, है ना। और याद करने का फॉर्मूला भी वही है, दैट इज CCCNCN। तो देखिए CCCNCN, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से अटैचमेंट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, अब मान के चलते हैं कि इस कार्बन पे, दैट मींस द वेरी फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन पे अगर आपको प्रेजेंट नजर आ रहा है द अमाइनो ग्रुप, देखिए यहां पर, ओके, और ये वाले कार्बन पे, दैट मीन्स यहां से अगर हम चलेंगे तो 4th कार्बन पे, या आप ऐसे चलते हैं तो 5th मेंबर पे आप कह सकते हो। तो अगर ये वाले कार्बन पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, तो देखिए इस टाइप के पायरिमिडीन को हम बुलाते हैं साइटोसिन, ठीक है। तो साइटोसिन आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको फर्स्ट कार्बन पे अमाइनो ग्रुप और ये जो 4th कार्बन है इस पे नजर आएगा द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं द नेक्स्ट 2 कैटेगरीज ऑफ द पायरिमिडीन। तो अनदर टाइप ऑफ पायरिमिडीन आपको कैसा मिलेगा, यहां पर क्या होगा, देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों ही कार्बन पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, बट डिफरेंस देखिए ये जो 2nd नंबर वाला कार्बन था यहां पर, दिस वन, तो इसको मैं ऐसे हैश बना देता हूं। तो ये वाले कार्बन पे मान लीजिए अगर अटैचमेंट हो जाए मिथाइल ग्रुप का, किसका, मिथाइल ग्रुप का, तो एक आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलता है, दैट इज अ पायरिमिडीन जिसको हम बुलाते हैं थाइमीन। और ये जो थाइमीन नाम का पायरिमिडीन है वो सिर्फ आपको डीएनए में देखने को मिलता है, यू विल नेवर सी दिस इन आरएनए, ओके। तो ये डिफरेंस आपको समझना है। तो देखिए वापस से मैं आपको बता दे रहा हूं कि थाइमीन के केस में फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिलेंगे, एंड 2nd कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूटेड नजर आएगा द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और मान लीजिए अगर ये मिथाइल ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता सिंपली हाइड्रोजन, तो हमको नेक्स्ट टाइप का नाइट्रोजनस बेस देखने को मिल जाता, विच इज दी यूरासिल। तो देखिए थाइमीन और यूरासिल में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको यहां पर भी सेम पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आपको थाइमीन में देखने को मिल रहे थे, बट डिफरेंस कहां आ रहा है, इस 2nd कार्बन पे। इस 2nd कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो बन जाएगा थाइमीन, और अगर मिथाइल की जगह सिंपली हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो बन जाता है यूरासिल।
ओके तो और यूरासिल नाम का जो आपको पायरिमिडीन है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलता है, नॉट इन द डीएनए। तो आई होप ये बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इज वेरी क्लियर। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन याद रख सकते हैं, तो आप इजीली जब कार्बन और नाइट्रोजन की कोवैलेंसीज को फुलफिल करेंगे तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ओके तो आइए बच्चों, अब मैं आपको प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां कन्वे कर दूं। सो प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स जो कि दो ब्रॉड कैटेगरीज होती थी ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, वो आपस में पेयर करती हैं टुगेदर, और पेयर करती हैं बाय बॉन्ड्स कॉल्ड दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ऑफ अ प्यूरीन जिसका नाम है एडेनिन। सो एडेनिन पेयर करती है एक पायरिमिडीन के साथ जिसका नाम है थाइमीन बाय हाउ मेनी बॉन्ड्स? बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो रिमेंबर एडेनिन की आपको बॉन्डेज नजर आएगी विद थाइमीन बाय 2 these dash represent 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एंड सिमिलरली ग्वानिन नाम का जो सेकंड प्यूरिन आपको देखने को मिलता था, दैट पेयर्स विद अनदर पायरिमिडीन जिसका नाम है साइटोसिन, एंड ये जो पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दैट मींस आपको ग्वानिन पेयर करता नजर आएगा विथ साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ये तो कंडीशन आपको जो नजर आ रही है ना, दैट इज इन केस ऑफ डीएनए, बिकॉज डीएनए में ही थाइमीन प्रेजेंट होता था, व्हाइल आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरासिल। तो एडेनिन आरएनए के केस में पेयर करेगा विद द यूरासिल, ओके, बाय सेम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है भाई, ये आपको देखने को मिलता है अटैच टू द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। तो आपकी पेंटोज शुगर के 5th कार्बन एटम पे अटैचमेंट लगता है, आपको यह देखने को मिलता है ऑफ द फॉस्फेट बाय अ बॉन्ड कॉल्ड द फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो आइए मैं आपको यहां पर रिप्रेजेंट करके बता दूं कि देखिए यहां पर सपोज ये पेंटोज शुगर है, तो दिस पर्पल कलर्ड स्ट्रक्चर इज द पेंटोज शुगर, और यहां पर ये एक्चुअली ऑक्सीजन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहां पर ये आपको ऑक्सीजन मिलेगा, नॉट कार्बन। तो अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th कार्बन। तो इस 5th कार्बन पे आपको अटैच नजर आता है दिस फॉस्फेट ग्रुप, ओके। सो अटैचमेंट कहां होगी फॉस्फेट ग्रुप की? ऑन द 5th कार्बन, ठीक है। अब ये बनता कैसे है? तो यहां पर ये 5th कार्बन से अटैचमेंट जो फॉस्फेट ग्रुप की नजर आ रही है, दैट इज बाय अ बॉन्ड कॉल्ड द फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो आइए इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। यहां पर मान के चलते हैं, मैंने ड्रॉ की है एक पेंटोज शुगर, और हमको मतलब रखना है सिर्फ 5th कार्बन से अभी के लिए। तो बाकी के अदर एटम्स को मैं सब्स्टिट्यूट यहां करने नहीं वाला। तो देखिए हम यहां से चलते हैं 1 2 3 4, एंड यहां मैंने रिप्रेजेंट की है सपोज द 5th कार्बन। सो दिस इज माय 5th कार्बन, ठीक है, ये 5th कार्बन है। अब इस 5th कार्बन से हमको फॉर्म करना है द फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो देखिए आपको इसको रिएक्ट करवाना होगा विद द फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला इज या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा? इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आता है। सेंट्रल एटम आपको जो देखने को मिलेगा इन दिस मॉलिक्यूल वुड बी ऑफ फास्फोरस। अब इस फास्फोरस जो है वो 3 जगह पर तो बॉन्ड कर रहा है विथ OH। आप जानते हैं ना फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 की है ना। तो देखिए ये 5 में से 3 बॉन्ड्स तो बना चुका है, अब रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड्स बचे हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपको फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके। नाउ इस तरीके से देखिए इस फास्फोरिक एसिड का जो OH है उसमें देखिए, क्योंकि ये एसिड है तो इसके पास एसिडिक H+ आयन होगा। तो इसका H और यहां पर से ये OH आपस में देखिए रिएक्ट कर जाएंगे और एलिमिनेट हो जाते हैं एज वाटर, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहां पर ये कार्बन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, और जो बॉन्डेज आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड द फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेफरी यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो देखिए कैसा नजर आएगा आपको। तो यहां पर आपके पास OH रह गए, ठीक है, लाइक दिस, और यहां पर ये ऑक्सीजन जो है वो लिंक करेगा इस कार्बन को, दैट इज द 5th कार्बन ऑफ योर पेंटोज शुगर, ओके, समथिंग लाइक दिस। सो ये जो आपको लिंकेज नजर आ रही है, दिस लिंकेज इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और द लिंकेज, ठीक है। और इसको एस्टर लिंकेज
ऑब्वियसली बुलाएंगे, बट यहां पर सिंस फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है दैट इज व्हाई वी कॉल इट फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू ही फॉस्फेट अटैच होता है टू द 5th कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर। ठीक है, एंड टुगेदर आपको याद रखना है जो शुगर और फॉस्फेट है दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन होता है, जो उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट होगा, दैट विल बी फॉर्म्ड बाय द पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। तो शुगर एंड फॉस्फेट हमेशा याद रखिएगा किसी भी न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन फॉर्म करेंगे। तो रिमेंबर बैकबोन का कॉम्पोजिशन क्या हुआ, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बच्चों नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू टर्म विच इज द न्यूक्लियोसाइड। तो एक नया टर्म मैं आपके सामने यहाँ पर लाने जा रहा हूं दैट इज न्यूक्लियोसाइड, और उसको हम कंपेयर करेंगे विद द टर्म न्यूक्लियोटाइड जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और वो कैसे डिफरेंट होता है फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद अ नाइट्रोजनस बेस, यानी कि अगर हम सिर्फ 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, so suppose this is my sugar, okay, so this is my sugar, और अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की बात कर रहा हूं विद द नाइट्रोजनस बेस, तो अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस शुगर पे अटैचमेंट आपको देखने को मिलता है ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो डिफरेंस कुछ खास नहीं है, न्यूक्लियोसाइड में आपको सिर्फ शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस का अटैचमेंट देखने को मिलेगा, एंड शुगर के साथ आपको अगर इस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ इस फॉस्फेट का भी अटैचमेंट देखने को मिलता है, देन इट बिकम्स द न्यूक्लियोटाइड। सो बेसिक डिफरेंस इतना सा ही है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है या फिर न्यूक्लियोसाइड बन रहा है बेस्ड ऑन द नाइट्रोजनस बेस, हम उनके नाम अलग अलग देखते हैं। तो मान लेते हैं एक नाइट्रोजनस बेस है, फॉर एग्जांपल इसी स्ट्रक्चर को आप समझ के देखिएगा। मान लेते हैं इस शुगर के साथ जो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है दैट इज एडेनिन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा दैट मींस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉस्फेट, तो सिंस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस यहां पर एडेनिन है, तो इस टाइप के न्यूक्लियोसाइड को हम बुलाते हैं एडिनोसिन। सो रिमेंबर एडिनोसिन क्या हुआ, एक न्यूक्लियोसाइड है, दैट मींस वहां पर शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस एडेनिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम इस न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट भी अटैच कर दें, दैट मींस अब ये देखिए एडिनोसिन में क्या हुआ, एक फॉस्फेट का अटैचमेंट हो गया ना, तो वी कॉल इट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, बिकॉज मोनो मींस 1। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या सिंपली इसको हम एडेनाइलिक एसिड भी बुलाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, आइदर मोनोफॉस्फेट नाम का वर्ड ऐड हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड, या फिर आपको ये एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ नजर आ जाएगा इन इट्स नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर मान के चलते हैं हमारे पास एडेनिन की जगह पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता ग्वानिन, ठीक है। तो ग्वानिन, अब इसका नाम क्या हो जाता अगर ये न्यूक्लियोसाइड बनाता, दैट मींस अगर ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच हो जाता, तो अब हम इसको बुलाते ग्वानोसिन, ठीक है। जैसे एडिनोसिन था वैसे ही ग्वानोसिन। और मान लीजिए अब इस शुगर में भी एक फॉस्फेट का अटैचमेंट हो गया, तो अब ये बना देता है ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। सो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या सिंपली हम इसको ग्वानाइलिक एसिड भी बुला सकते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड बन गया ग्वानाइलिक एसिड या फिर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। देन वी हैव द थर्ड नाइट्रोजनस बेस जिसे हम बुलाते हैं साइटोसिन, जो कि एक पायरिमिडीन है ना। पहले 2 आपके प्यूरिन्स थे, अब ये रिमेनिंग 3 पायरिमिडीन्स हैं। तो यहां पर सपोज साइटोसिन के साथ शुगर का अटैचमेंट हो गया, मतलब न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ, तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियोसाइड को हम बुलाते हैं साइटिडीन, ओके। सो रिमेंबर क्योंकि साइटोसिन में से सिन वर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए वी कैन नॉट यूज इट, तो इसलिए साइटोसिन के आगे हम लगा देते हैं साइटिडीन, ओके। और आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक पायरिमिडीन है तो इसमें आप लगा देते हैं ऑब्वियसली द वर्ड डीन, ओके। और यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये सबके सब कहते हैं प्यूरिन से, तो इनके आगे आप इन ही वर्ड लगा देते हैं, isn't it? तो इसीलिए यहां पर ये एंड कर रहे हैं ऑन द वर्ड इन, और यहां पर ये एंड कर रहे हैं विद द वर्ड डीन, बिकॉज ये पायरिमिडीन्स हैं, ठीक है। तो देखो साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड बन गया साइटिडीन, और इसमें भी अगर फॉस्फेट का अटैचमेंट हो गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया कॉल्ड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर साइटिडाइलिक एसिड। तो साइटिडाइलिक एसिड या साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। सिमिलरली अगर हमारे पास थाइमीन होता तो बन जाता थाइमिडीन, और इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता दैट वुड हैव बीन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट या थाइमिडाइलिक एसिड। तो थाइमिडाइलिक एसिड या थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव यूरासिल विच इज सीन ओनली इन दी आरएनए। और यूरासिल क्या अगर न्यूक्लियोसाइड होता तो बनाता यूरिडीन, और अगर न्यूक्लियोटाइड होता तो बनता यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडाइलिक एसिड। सो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडाइलिक एसिड क्या है, द न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग दी
यूरोसिल एज द नाइट्रोजनस बेस। सो आई होप ये कंपैरेटिव स्टडी और उनके नेम्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ये नाम दे दिए जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड के, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेदर ये न्यूक्लियोटाइड हैं कि न्यूक्लियोसाइड हैं, या फिर इनके नाम पे ही आपको उसकी कॉम्पोजिशन को डिटरमिन करना होता है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सपोज आपके सामने है ग्वानोसिन, तो इस ग्वानोसिन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा कि यहां पर क्योंकि ग्वानोसिन वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक न्यूक्लियोसाइड को, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस विच इज guanine. Okay, so I hope all these things regarding the nucleoside and the nucleotide is very very clear. तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स के से फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम बुलाते थे न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते थे बाय अ बॉन्ड कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और उसी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के फॉर्मेशन को हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं इन डिटेल, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो देखिए यहां पर इस पहले वाले फिगर में देखिए आप ध्यान से, ये आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक न्यूक्लियोटाइड। देखिए क्योंकि यहां पर आपको तीन कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, एक तो शुगर मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ओवर हियर, देन वी हैव अ नाइट्रोजनस बेस, एंड ये आपको नजर आ रहा है द फॉस्फेट ग्रुप, isn't it? That means ये तीन कंपोनेंट जब टुगेदर प्रेजेंट होते हैं तो हम इनको बुलाते हैं द न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली आपको नीचे वाले फिगर में भी आपको एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट अटैच नजर आ रहा है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अनदर न्यूक्लियोटाइड। सो आपको दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन देखना है कि कैसे होता है। तो मैंने आपको एक चीज से पहले ही बताई थी ना कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ऑलरेडी शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है बाय अ बॉन्ड कॉल्ड दी फॉस्फोएस्टर लिंकेज, राइट। तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज से देखिए ये आपको ये जो बॉन्ड नजर आ रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फॉस्फोएस्टर लिंकेज। सो दिस इज दी फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है इस फॉस्फोरस के दो OH ग्रुप अभी भी फ्री थे, याद है ना। मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के बताया था, दैट वाज लाइक दिस। तो आपको यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर 3 OH नजर आ रहे थे। तो इनमें से एक OH जो था वो फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनाने के लिए यूज जब हो चुका था ना, तो ये वाला तो आप मान लीजिए एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास अभी भी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो दैट मींस उनमें से एक OH ग्रुप जो कि यहां प्रेजेंट है वो रिएक्ट करेगा विद द हाइड्रोजन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 1st, 2nd एंड दिस 3rd कार्बन, ओके। सो दिस 3rd प्राइम या 3 प्राइम कार्बन के अंदर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहां से H और OH जो है वो आपस में वाटर के फॉर्म में हो जाएंगे एलिमिनेट। तो ये रिएक्शन अगेन डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन भी आप कह सकते हो इनको। सो वाटर का जो एलिमिनेशन है उसकी वजह से यहां पर ये जो ऑक्सीजन है वो इस फॉस्फोरस को लिंक कर देगा टू दिस नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन अगेन एक लिंक बन गया है विद द फॉस्फोरस, ओके, ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। और यहां पर ये ऑलरेडी एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज था। तो देखिए यहां पर एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज और दूसरा फॉस्फोएस्टर लिंकेज आपको फॉर्म होता हुआ नजर आया बिटवीन द फॉस्फेट एंड द 3 प्राइम कार्बन, है ना, जो 3 प्राइम कार्बन प्रेजेंट है ऑफ द शुगर उसके साथ। तो देखिए आपको यहां पर 2 एस्टर या बॉन्ड फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं ना, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, बिकॉज फॉस्फेट यहां पर सेंट्रल एटम के तरह प्रेजेंट है और उनसे अटैच यानी कि उसी फॉस्फोरस से अटैच आपको 2 एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये जो बॉन्ड आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड दी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो रिमेंबर, अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो लिंक करता है दो नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड्स को। सो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय दी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिनका की फॉर्मेशन का
प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इज वेरी क्लियर। तो आइए बच्चों, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेरी कॉमन न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड द डीएनए। तो जैसा कि आप जानते हैं डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, राइट। और इसको हम यहाँ पर एज एन बायोमोलिक्यूल ही कवर करने वाले हैं, तो इसका हम सिर्फ ओवरव्यू लेने वाले हैं ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दोनों ने साथ में मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर या मॉडल प्रपोज किया था और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन द ईयर 1962। ठीक है, तो आइए इनके स्ट्रक्चरल डिटेल्स को हम समझ लेते हैं। सो डीएनए का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब आपको दो स्पाइरल्स रन करते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, है ना। तो एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस में कैसे आपको दो स्ट्रैंड्स नजर आएंगी, सिमिलरली यहां पर भी आपको डीएनए में दो स्ट्रैंड्स नजर आती हैं जो कि रन करती हैं एंटी पैरेलली। ओके, तो एंटी पैरेलली का क्या मतलब है, देखिए एक स्टेयरकेस की तरह आपको डीएनए का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है ना, तो यहां पर अगर एक स्ट्रैंड सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है लाइक दिस, तो दूसरी स्ट्रैंड जो होगी वो कुछ ऐसी जाएगी in the opposite direction. That is why they are said to be anti-parallel. ठीक है, तो दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलली आपको अरेंज नजर आएंगी। और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड, इन्हें की प्रोजेक्ट करते हैं इनवर्ड्स विद शुगर फॉस्फेट फॉर्मिंग द बैकबोन। तो देखिए यहां पर अगर आप इन स्ट्रैंड्स को देखेंगे तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, तो अगर आप यहां पर भी देख रहे हैं इस ब्लू स्ट्रक्चर में, देखिए ये जो स्ट्रैंड्स जा रही हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, isn't it? एंड अगर आप देखेंगे यहां इनके अंदर आपको नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जो हैं आपस में इस तरीके से इनवर्ड प्रोजेक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए यहां पर आपको अंदर की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इनवर्ड अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो नाइट्रोजनस बेसेस प्रोजेक्ट इनवर्ड्स विद शुगर फॉस्फेट फॉर्मिंग द बैकबोन। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब थोड़ी और स्ट्रक्चरल डिटेल्स को देख लेते हैं। तो अगर आप देखते हैं यूजुअली आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत डजन्स ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलते हैं और सबकी जो फीचर्स हैं उनको अलग अलग माना गया है और उनको अलग अलग अल्फाबेट्स के बेस पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। बट सबसे कॉमन जो डीएनए आपको देखने को मिलता है दैट इज द बी डीएनए। तो बी डीएनए की क्या खासियत है उसको हम यहां पर डिटेल में लेने वाले हैं। सो बी डीएनए क्या होता है भाई, बी डीएनए एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें आपको 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं इन वन हेलिक्स, यानी कि एक कंप्लीट राउंड लेने पर। देखिए मान के चलते हैं ये एक डीएनए है, अब इस डीएनए की स्टार्टिंग सपोज हम यहां से लेते हैं जहां से वो एक टर्न लेके फाइनली घूमते हुए वापस से अपनी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहा है। देखिए तो ये एक कंप्लीट टर्न है ना, जहां पर एक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री घूमने पर आपका डीएनए वापस आ गया है ना। तो देखिए ये एंटायर जो आपको लेंथ नजर आ रही है इसे हम कहते हैं द पिच। ओके, और एक कंप्लीट राउंड को हम कहते हैं दी हेलिक्स। तो एक हेलिक्स कंप्लीट करने में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 10 बेस पेयर्स। तो आपको यहां पर अंदर की तरफ 10 बेस पेयर्स नजर आएंगे। पेयर्स क्यों बोला मैंने, बिकॉज आप जानते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पर आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे ना और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो जॉइंट होते हैं बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसीलिए वो पेयर्स के फॉर्म में नजर आएंगे। तो याद है ना मैंने आपको बताया था एडेनिन पेयर करेगा थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयर करेगा। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है वो आपस में ज्वाइन करते हुए इन दो स्ट्रैंड्स को नजर आएंगे। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड है बाय दी बेस पेयर्स। ओके, एंड एक कंप्लीट जो टर्न होता है दैट इज 360 डिग्री का टर्न लेने पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां टोटल आपको 10 बेस पेयर नजर आते हैं। तो ऐसा डीएनए जहां पर एक कंप्लीट हेलिक्स में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वी कॉल इट द बी डीएनए। ओके, एंड साथ ही साथ इस पिच की लेंथ जो होगी, यानी कि इन 10 बेस पेयर्स की टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो पिच हो गई 34 एंगस्ट्रॉम। अब अगर एक और टर्म हम ले लेते हैं दैट इज राइज पर बेस पेयर।
तो राइज पर बेस पेयर का क्या मतलब हुआ, अगर एक बेस पेयर से आप दूसरे बेस पेयर पे जाना चाहते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, दैट मींस दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी लेंथ का डिफरेंस है। तो आप सिंपली अपनी मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि जब टोटल पिच 34 एंगस्ट्रॉम की है, यानी कि 10 बेस पेयर, मैंने बोला ना कि BDN है, दैट मींस टोटल 10 बेस पेयर्स के बीच में 34 की लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। तो दो बेस पेयर के बीच में कितना लेंथ होगा, तो आप क्या करोगे, आपको राइज पर बेस पेयर फाइंड करना है ना, तो आप 34 को डिवाइड कर दीजिए बाय 10, बिकॉज 34 टोटल पूरे 10 बेस पेयर्स की लेंथ थी और मुझे अगर एक फाइंड करना है, यानी कि दो बेस पेयर्स के बीच की लेंथ फाइंड करना है, तो आई विल डिवाइड दिस बाय 10 ओनली। तो 34 डिवाइडेड बाय 10 वुड बिकम 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसका मतलब जो राइज पर बेस पेयर आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड जो विड्थ होती है डीएनए मॉलिक्यूल की दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब अगर मैं विड्थ की बात करूं, दिस विड्थ इज गोइंग टू बी 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ दी BDNA। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज दी प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखिए बच्चों, मेटाबोलाइट्स का क्या मतलब है, तो बायोमोलिक्यूल्स को हम एक और टर्म से बुलाते हैं दैट इज दी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, और मेटाबोलाइट जो है या बायोमोलिक्यूल जो है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज दी प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका कि डायरेक्ट रोल होता है इन दी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग में जिन बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट रोल होता है उन बायोमोलिक्यूल्स को हम बुलाते हैं दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज का तो आप कितना कितना कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो रेस्पिरेशन, द सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ग्लूकोज का ही तो ब्रेक डाउन होता है। अगर वो ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होगा एज अ सबस्ट्रेट तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इजंट इट। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं उनमें डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, उनकी नॉर्मल एक्टिविटी को सस्टेन करेंगे, दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आइए अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स योर नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं विद अवर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनका की फंक्शन अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, मतलब ऐसे बायोमोलिक्यूल्स का किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ओके, सो कुछ ऐसे भी आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे जिनका कि कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब वो एनवायरमेंटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर इस टेबल में आपको कुछ ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं। तो आइए इस टेबल को समझ लेते हैं। सो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है दैट इज ऑफ द पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कलर इंपार्टिंग आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इनके बेस्ट एग्जांपल्स में जैसे आपको यहां दे रखे हैं दैट इज कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है जब मैं आपको प्लास्टिड पढ़ा रहा था, दैट दे आर ऑरेंजिश येलो पिगमेंट्स जो कि फैट सॉल्युबल है। अनदर कैटेगरी इज ऑफ द एंथोसायनिन्स। तो एंथोसायनिन्स वाटर सॉल्युबल आपको पिगमेंट्स देखने को मिलती हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडिश पर्पल कलर की होती हैं और ये वाटर सॉल्युबल है और ये वैक्यूल में पाई जाती हैं। रिमेंबर, इनकी जो सिंथेसिस है या इनका जो फॉर्मेशन है वो आपको वैक्यूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द अदर कैटेगरी कॉल्ड द एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड क्या है भाई? एल्कलॉइड जो है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस जरूर देखने को मिलती है। मतलब अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अगर आप तो आपको नाइट्रोजन जरूर देखने को मिलेगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और इनका फार्माकोलॉजिकल रोल बहुत होता है बिकॉज इनसे ना इनमें कुछ ऐसे या बेसिकली एल्कलॉइड्स का जो नेचर है वो मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो दो बेस्ट एग्जाम्पल यहां दे रखे हैं दैट इज मॉर्फिन एंड कोडीन। दोनों की दोनों जो हैं दे आर यूज्ड टू फॉर्म एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन रिलीवर्स और पेन किलर्स बनाने के लिए इनको यूज किया जाता है एज ड्रग्स। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ऑफ टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स जो हैं वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं जो कि स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स को हम बुलाते हैं द आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन जो है वो 5 कार्बन आपको यूनिट देखने को मिलती है जिसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको C5H8 करके आइसोप्रीन जो है वो देखने को मिलेगी जिसकी रिपीटेड नंबर जो है वो फॉर्म करते हैं दी टर्पीन्स। तो सिंस एक मोनोटर्पीन में यानी कि आपको देखने को मिलेंगे अगर सपोज यहां पर 2 वैल्यू लिखी हो दैट मीन n की वैल्यू 2 हो तो वी कॉल इट
मोनोटर्पीन। सो एक मोनोटर्पीन में आपको 10 कार्बन एटम देखने को मिलते हैं, डायटर्पीन में आपको 20 देखने को मिलेंगे। सो दैट मीन्स यहां पर आपको मोनोटर्पीन, डायटर्पीन देखने को मिलते हैं। इवन आपको हेमीटर्पीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक सिंगल यूनिट जो है वो 10 का भी हाफ है। अगर मोनो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 कार्बन को, तो 5 को रिप्रेजेंट करने को हम हेमीटर्पीन बुलाएंगे, राइट। सो ये एक हेमीटर्पीन है। ओके, तो आइसोप्रीन यूनिट भी कह सकते हो आप इसको, हेमीटर्पीन भी कह सकते हैं। अगर यहां पर n की वैल्यू 1 होती तो, 2 होती तो आपको टोटल 10 कार्बन देखने को मिलते, तो दैट वुड हैव बिकम मोनोटर्पीन। अगर यहां पर 4 होता तो देन इट वुड हैव बीन डायटर्पीन, बिकॉज C की वैल्यू हो जाती 20। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टर्पिनॉइड्स की कैटेगरी। देन वी हैव एसेंशियल ऑयल्स। तो एसेंशियल ऑयल्स क्या हैं? बेसिकली ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज करते हैं, मोस्टली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं टू रिपेल द इंसेक्ट्स और द पेस्ट्स, या फिर कोई प्रेडेटर से बचने के लिए, या फिर किसी पॉलिनेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। बिकॉज इन कंपाउंड्स में एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा और एक फ्लेवर होता है। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी ऑफ द लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है, देन वी हैव टॉक्सिन्स। तो कुछ ऐसे भी आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बायोमोलिक्यूल देखने को मिलेंगे जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर, जैसे एब्रिन एंड रीसिन। सो एब्रिन जो है वो आपको एक प्लांट जिसका नाम है कि एब्रस, जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं द रोजरी पी। एंड सिमिलरली रीसिन जो है वो आपको मिलता है फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड रिसिनस कम्युनस, जिसे हम कैस्टर सीड बुलाते हैं। तो ये है रिसिनस कम्युनस, ओके, की सीड्स। दैट मींस कैस्टर सीड से आपको एक टॉक्सिन देखने को मिलता है, दैट इज रीसिन। तो एब्रिन एंड रीसिन बेसिकली दोनों के दोनों जो है वो टॉक्सिन्स हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रोक देते हैं, जिसकी वजह से सेल की हो जाती है डेथ। ओके, सो टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं एब्रिन एंड रीसिन। ओके, देन वी हैव लेक्टिन्स। तो लेक्टिन्स क्या होते हैं? लेक्टिन्स जो हैं आपको यूजुअली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो ये बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कॉनकैनावेलिन ए। तो कॉनकैनावेलिन ए एक लेक्टिन है जो कि आपको 2 एक्टिविटीज करता हुआ नजर आएगा। सो देखिए, कॉनकैनावेलिन ए जो है सबसे पहले तो एक माइटोजन की तरह एक्ट करता है। सो इट एक्ट्स लाइक अ माइटोजन। सो माइटोजन क्या होता है भाई? माइटोजन मतलब होता है दैट मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करवाए या प्रमोट करवाए। सो बेसिकली ये एक माइटोजन भी है और साथ ही साथ ये एक हीम एग्लूटिनिन भी है। दैट मीन्स ये रेड ब्लड सेल की क्लॉटिंग या क्लंपिंग करवाता है। ओके, सो दिस इज अन हीम एग्लूटिनिन आल्सो। सो इवन मैंने आपको बताया एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉनकैनावेलिन जो है वो आपको मिलता है फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस, जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं जैक बीन। ठीक है, तो कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस से आपको मिलता है कॉनकैनावेलिन ए। ठीक है, ओके, और इसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं? कैनावेलिया एनसीफॉर्मिस को जैक बीन। ठीक है, देन वी हैव ड्रग्स। तो ड्रग्स के फॉर्म में आपको अगेन कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट देखने को मिल सकते हैं, दैट इज विनब्लास्टिन, जो कि आपको देखने को मिलता है फ्रॉम दिस प्लांट। ये बड़ा कॉमन सा प्लांट है, इसको हम बुलाते हैं विनका रोजिया। ओके, सो दिस इज विनका रोजिया, कॉमनली आप इसको सदाबहार भी बुलाते हैं। सो विनका रोजिया से आपको मिलता है विनब्लास्टिन, जो कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। ओके, तो ये कैंसर को प्रिवेंट करेगा। एंड देन वी हैव कर्क्यूमिन, जो कि आपको मिलता है फ्रॉम द प्लांट दैट इज कर्क्यूमा लॉन्गा। ओके, सो जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं हल्दी और टर्मरिक। तो दिस इज कर्क्यूमा लॉन्गा। ओके, दिस इज टर्मरिक, और टर्मरिक से आपको कर्क्यूमिन नाम का ड्रग देखने को मिलता है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। देन वी हैव सर्टेन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेचुरल रबर है ना। तो नेचुरल रबर भी कितनी इंपॉर्टेंट है, गम्स जिनसे कि चूइंग गम्स भी बनाई जाती हैं, एंड देन सेल्यूलोज ऑल्सो, जिनसे पेपर बनता है ना। पेपर पल्प जो है वो एक्चुअली सेल्यूलोजिक होते हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हैं वो कितना सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं इन आवर डेली लाइफ। सो ये इनके एग्जांपल्स हैं और आप इनको
कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए कि कौन सा पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल आपको कौन सा देखने को मिलेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में आप देखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं जहां पर आपको एग्जाम्पल को मैच करना होता है टू द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट दे बिलोंग टू। I hope that is clear. तो बच्चों, this was all for today from the chapter Biomolecules. So I hope आज के लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Until then आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।